अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन की कुछ इम्पोर्टेंट खबरें और चीज़ें डेफ़िनेटली हैं, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दोबारा हमने देखा कि बेहतरी की तरफ ही मुसलसल जो है वो सूरत-ए-हाल जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब की जो नैब रेफ़रेंसेस हैं, उनकी सज़ाओं के खिलाफ वो आज अदालतों में पेश हुए, अदालत में पेश हुए और जो हियरिंग है उसको 29 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अदालत के अंदर दिलचस्प मुकालमा भी हुआ आज़म नज़ीर तारड़ का जो जज साहब हैं उनके साथ, जिसमें तारड़ साहब का ये कहना था कि बहुत दिक्कत होती है मियाँ साहब को जेल में लेके आने के लिए, पेशी के लिए, तो आप जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ दे दीजिए, इस्तिस्ना दे दीजिए नवाज़ शरीफ साहब को कि उनको जेल ना आना पड़े, जिस पे ये कहा गया जज साहब की तरफ से कि आप दरखास्त दायर कर दें। तो उस पर तारड़ साहब का ये कहना था जी कि वो तो मियाँ साहब नहीं मानेंगे अगर आप खुद ही से दे दें। जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि जी सब कुछ कानून और कायदे के तहत होगा। अगर तो आप माँगेंगे इस्तिस्ना तो फिर सोचा जाएगा कानून के तहत क्या वो दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, अदरवाइज़ कोई सूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा-सा मस्जिद अक़सा पर इंतहा पसंदों का धावा। ये भी मैं एक खबर देख रही थी कि वहाँ पर जो बसने वाले ज्यूइश लोग हैं, सीज़ फायर के दौरान भी एक तो ये कि वहाँ पर जो लोगों के कत्ले-आम का सिलसिला है वो जारी है, और साथ ही साथ ये कि ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहाँ पे लोग नमाज़ अदा कर रहे थे, उनको वहाँ पे नमाज़ अदा नहीं करने दी गई। और गो कि खबर पुरानी हो गई है, जो आज़म खान की बैट वाला जो प्रॉब्लम है, बल्ले के ऊपर फ़लस्तीन के झंडे का, लेकिन उसकी भी मैं मज़म्मत ज़रूर करना चाहती हूँ इस व्लॉग के अंदर कि अगर इस तरह का शर्मनाक अमल हमारे जैसे ममालिक के अंदर लोगों के साथ किया जाएगा, बजाए इसके कि हम सराहें कि हमारे इस तरह के लोग जो कि कोई स्टार पावर या सेलिब्रिटी पावर रखते हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम अगर आवाज़ें दबाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि शर्म का मकाम है, शर्म से डूब जाना चाहिए। पीसीबी को इसकी गो के वज़ाहतें बड़ी छपी हैं आज के अख़बारात में कि कैसे पीसीबी का इसके साथ कोई लेना-देना नहीं है, ये कुछ कवायद और कवानीन है, उन्हें फ़ॉलो करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब इस तरह की जंगी सूरत-ए-हाल हो जिस तरह की इस वक़्त है, तो मेरा ख़्याल है कि उसके अंदर कवायद और कवानीन और इस तरह की चीज़ों को अगर हम फ़ॉलो करने की बात करते हैं, तो हम सिर्फ़ एक्सक्यूज़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन प्राइमरीली जो 2 बड़ी चीज़ें जिसके ऊपर मैं आज का व्लॉग करना चाह रही हूँ, एक तो बड़े अनफॉर्चुनेट सीन्स अडयाला जेल के बाहर से देखने में आए, जहाँ पे इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो कि जेल से निकल रही थीं, और जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाज़ी की गई, जैसे नारे वहाँ पे लगाए गए, जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो कुछ कहा गया, बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। और ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हुआ। मैं इस पे तफ़सील से बात करती हूँ, और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे कि जहाँ पर हम देख रहे हैं जी कि मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं, वहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएँगे। ये आवाज़ें भी कहीं दूर-दराज से, आगे-पीछे से हमें जो है वो सुनने को मिल रही हैं। क्या बैकग्राउंड है? क्यों ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं? कुछ इस पर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा की बात करें तो मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी खातून जो कि सियासत में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इस मुल्क में ऐसा हो रहा है जो कि सिर्फ़ उनकी ज़ात को टारगेट करने के लिए और कॉर्नर करने के लिए जो है वो पाकिस्तान में किया जा रहा है। आप ख़ावर मानिका के इंटरव्यू से उसका आगाज़ कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने पहले भी ये बात अपने, बल्कि मैंने पूरा सेपरेट वीलॉग किया था इसके ऊपर, कि ऐसा लग रहा था कि सवाल जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो भी सिर्फ़ ये एस्टैब्लिश करने के लिए है कि कैसे एक खातून जो है उनका रोल मुनासिब नहीं था पूरे मामले के अंदर, कैसे उन्होंने अपनी इद्दत मुकम्मल होने से पहले दूसरा निकाह कर लिया, कैसे वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होती रहीं, कैसे वो अपने साबका शौहर के साथ जो है वो लॉयल नहीं थीं। क्या गेन हुआ उससे, ये सवाल मेरा आज भी है। इंटरव्यू लेने वालों से भी, इंटरव्यू देने वालों से भी, कि क्या इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कोई फ़र्क पड़ा? सिर्फ़ साबित ये हुआ कि जब भी कोई इस मुल्क के अंदर सियासी या कोई इस तरह का मामला सर उठाता है, बात जाके खातून से शुरू होती है और खातून पे ख़त्म होती है। लोगों की पर्सनल ज़िंदगियों को के ऊपर अटैक किया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसके बाद की जब आप बात करें, वो किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, आप उन लोगों को ड्रैग कर लेते हैं, और ये तो एक ऐसी खातून है जो कि सियासत में एक्टिव भी नहीं है। लानत हो किनारे, काला जादू करने वालों पर लानत हो किनारे। जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए वहाँ पर, जिस तरीके से उनको हरासा किया गया, उनकी गाड़ी पर बाकायदा हमला किया गया। मैं कहूँगी एक तो ये कि इस मुल्क का जो एक रॉटन माइंडसेट है उसकी तो अक्कासी होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ पॉलिटिकल ज़ाहिर है वो भी इम्प्लिकेशंस भी समझ में आ रही हैं। एक तो इस वक़्त एक एक सवाल है, वो ये है कि क्या अडयाला जेल के बाहर इतना भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम ये रियासत और ये पूरा जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो नहीं कर सकता, कि वहाँ पर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, इस वक़्त एक सेंसिटिव मामला है, वो उनके वुकला आते-जाते हैं, उनकी फैमिली आती-जाती है, कि वहाँ पर सिक्योरिटी की कोई सूरत-ए-हाल हो जाए तो उसको सँभाला जा सके। खान साहब को कल पेशी के लिए लेकर आना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करना है, स्पेशल अदालत में पेश करना है, तो किस तरीके से?
ये बात जो है आगे बढ़ेगी? क्या ये उसी का कोई ग्राउंड सेट करने की कोशिश की गई है? क्योंकि बुशरा साहिबा तो पहले भी जाती रही हैं, खान साहब से मुलाकात करने के लिए, उनकी बहनें जाती रही हैं, उनके वुकला जाते रहे हैं। पहले तो कभी कोई सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल हमने नहीं देखी अडयाला जेल के बाहर। अब जब बात यहाँ आ गई है कि जेल ट्रायल जो है वो उससे रोक दिया गया है और खान साहब को बाहर निकालने का मामला सामने आ रहा है कि जी उनको लेके आना-जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो क्या ये सूरत-ए-हाल इसलिए क्रिएट की गई क्योंकि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर वहाँ पर जो भी उनका लीगल प्रोसीजर जो मामला था उसको पूरा किया है, मुकम्मल किया है, तो वहाँ तो कोई सिक्योरिटी सिचुएशन और कंसर्न क्रिएट नहीं हुआ। तो फिर वहाँ क्यों? अडयाला जेल के बाद बाहर ये सारा कुछ करने का क्या मतलब ये जो एक फेलियर है जो सामने रखने की कोशिश की गई है, क्या वो ये इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि कल अगर खान साहब निकलते हैं और सिक्योरिटी की कोई सूरत-हाल होती है, तो फिर क्या रियासती इदारे जो हैं वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे? तो आई थिंक ये एक हाइली सेंसिटिव मामला है जो अडयाला जेल से इस वक़्त मंसूब है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मकबूल सियासी रहनुमा हैं इस मुल्क के वो वहाँ पर इस वक़्त मौजूद है, वहाँ तो सिक्योरिटी वैसे भी ज़्यादा होनी चाहिए और अब आपको उनको जेल लाना और ले जाना भी पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इस चीज़ की बुनियाद बनाकर कोई इस तरह की लाइन ली जाती है। लेकिन जो बात मैंने जहाँ से इनिशियली आगाज़ किया था कि एक खातून को हतक का निशाना बनाने की उनकी हतक करने की कोशिश करना, उनको निशाना बनाना, हिरासा करने की कोशिश करना, ये इस मुल्क में वैसे नया नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम माज़ी में भी जब तनकीद करते थे तो उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स और दोस्त हमें इस बात पे ट्रोल करते थे कि आप जो है वो बस वन साइडेड बात करते हैं। हम वन साइडेड बात कोशिश करते हैं कम से कम कि ना करें। आज अगर पीटीआई से जुड़े लोगों के साथ ये हो रहा है और ज़्यादती हो रही है तो मैं तो कम से कम इसको मुसलसल कॉल आउट कर रही हूँ। माज़ी में जब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को भेरा में रोका गया, जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा को बरतानिया की सड़कों पर हिरासा किया गया, जब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को उनके जवान बेटे के सामने बोतलें मारी गई और उनके लिए गालियाँ बकी गईं, जब इस तरह के सारे मामलात होते रहे, जब शीरी मज़ारी साहिबा को फ्लोर ऑफ द हाउस पे अलकाबात दिए गए, अज़मा बुखारी साहिबा के लिए गुफ्तगू की जाती रही। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ख़वातीन सहाफ़ियों को हरास किया जाता रहा जो कि कुछ लोगों का ख़्याल ये था कि शायद एक पार्टी को फ़ेवर करती हैं और मैं ये कह रही हूँ बड़ा क्लियरली कह रही हूँ उनका ख़्याल था। एक सहाफ़ी है, उनका राइट है, वो जो सिचुएशन जिस वक़्त देखेंगे उस वक़्त उस पर तनकीद करेंगे, लेकिन हमारी बहुत सारी दोस्तें हैं जिन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, तो तब ये सारे जो मामलात हैं वो कहाँ थे? एहसन इकबाल साहब को इर्रिस्पेक्टिव ये कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि ये लाइन औरतों से निकल कर कहीं मर्दों तक भी चली जाती है। लेकिन ख़वातीन को टारगेट करना आसान तरीन काम है, उनके किरदार पर बात करना आसान तरीन काम है। उससे भी पीछे चले जाएँ, माज़ी में बीबी शहीद के लिए क्या कुछ कहा जाता रहा। तो मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क के अंदर वो जो एक मैं कहूँगी एक गंदा माइंडसेट है जो ये समझता है कि औरत को टारगेट करना आसान तरीन काम है और फिर औरत को भी टारगेट करना है तो उसकी सियासत पर, उसकी पॉलिटिक्स पर, उसके बयानात पर टारगेट नहीं करना, सीधा उसके किरदार पर टारगेट करना है। उसकी शादी कब हुई थी, कब नहीं हुई थी, उसके कहाँ कोई किसी के साथ कोई ताल्लुकात थे या मामलात थे, बल्कि किसी मर्द को भी ज़लील करने की कोशिश अगर हो तो उसके साथ भी एक खातून को जोड़ के, एक रैंडम खातून को जोड़ के उसे लाइमलाइट में ना सिर्फ लाया जाता है बल्कि उसकी पूरा जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, उसका एक अमल कर दिया जाता है। इसकी मज़म्मत जितनी की जाए उतनी कम है। बुशरा बीबी के साथ आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने किया उन्हें शर्म आनी चाहिए थी। जो इसे जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। मुस्तकबिल में अगर ये होता है तो सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान होगा और मुस्तकबिल में अगर ये होता है तो जो लोग आज ये सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर उनका भी हिस्सा होगा क्योंकि आज वो इस तरह के एक गंदे अमल को हवा दे रहे हैं, उसकी तायीद कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना राइट इस्तेमाल किया। मेरा ख़्याल है कि इस तरह के जो अनासर हैं उन्हें भी कॉल आउट करने की ज़रूरत है और वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एहलिया हैं, उनकी बीवी हैं। मेरा ख़्याल है कि एक ना भी होती तो एक आम शहरी होने की हैसियत से भी उनके पर्सनल मामलात उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या है, क्या नहीं है, उसका जवाब या उसका सवाल करने का और जवाब माँगने का हक मुझे, आपको, हमें नहीं है। ये बात जब हमें समझ आ जाएगी तो बहुत सारे मसले हल हो जाएँगे। जब हम हरासमेंट की इस लिस्ट की तवील लिस्ट की बात करते हैं उसके अंदर कुलसूम नवाज़ साहिबा भी शामिल हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मुझे बड़ा अफ़सोस है इस तरह के लोगों का और ये बहुत बड़े-बड़े नाम भी बीच में मैंने लिए। ऐसी ख़वातीन जिनकी सियासत से आप डिसएग्री करें, मरियम औरंगज़ेब की सियासत से आप हज़ार दफ़ा डिसएग्री करें, लेकिन वो एक बहुत हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन है इस मुल्क की। वो मेहनत करती हैं, वो पूरा-पूरा दिन इस मुल्क के लिए जो उनको सही लगता है उस पॉलिसी के तहत काम करती हैं। उनको हरास करना बरतानिया की सड़कों के ऊपर, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सब फुल सर्कल वापस आ रहा है। मेरी इसके ऊपर राय ये है कि इस फुल सर्कल को रोकने की और तोड़ने की ज़रूरत है। और थोड़ी-सी बात मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन मुलतवी बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी वज़ाहत के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन को लेकर कोई अभाम अगर क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फिर जहाँ पर पहले लग रहा था कि इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं, एक-दूसरे पर बयानबाज़ी हो रही है, व्हिच इज़ फाइन, पार्ट ऑफ द गेम है। तो वहाँ तक तो दुरुस्त लग रही थी बात, लेकिन अब ऐसा लगना शुरू हो गया है फिर से कि
एक दूसरे को गलत साबित करने से बात आगे बढ़कर कहीं दूर से ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि शायद इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, 8 फरवरी को तो किसी सूरत नहीं हो रहा, कोई कौमी हुकूमत बन सकती है, निगरान हुकूमत ही कंटिन्यू कर सकती है, शायद अगस्त में कहीं जाके, और तरह-तरह की बातें और कयास-राइयाँ जो हैं वो हम देख रहे हैं कि हो रही हैं। लेकिन मैंने आज अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि जहाँ एक आम आदमी बात करता है और जहाँ एक सहाफ़ी बात करता है, ये मामला थोड़ा फ़र्क है। बहैसियत एक सहाफ़ी मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमें, जिनके हम बड़े मशहूर भी हैं, जो हमें फ़ॉलो करते हैं, जो अपना ओपिनियन हमें देख के बनाते हैं, हमें पढ़ के बनाते हैं, हमें सुन के बनाते हैं। हमें अपनी जो ये ताकत है लोगों का ओपिनियन बदलने की या फ़ॉर्म करने की, उसको ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोहेल वड़ाइच साहब, उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम है, लेकिन आज जो उन्होंने अपना कॉलम लिखा और जिसमें उन्होंने ये कहा भी कि ये ज़राए की बुनियाद पर और अफ़वाहों की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, और इस सारे मामले को मुलतवी करने के लिए इलेक्शन को कोर्ट्स को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक कि इस तरह की बातों को और वो भी उस स्टेचर के लोग अगर फैलाएँगे तो हम इस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हम किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं, आने वाले इलेक्शन के जो अमल है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं, हम लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं। हम साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि हम जो इस मुल्क के फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हम उनको उनके साथ बहुत हम मईशत, देखिए स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल स्टेबिलिटी लग रहा है उसके अंदर आ रही है, उसकी क्या वजह है? कि एक एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि इस मुल्क में इंतखाबात की तैयारी हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जब हम ऐसी चीज़ों को चैलेंज करते हैं तो फिर वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है, जो कि खुदारा मत लगाएँ। अफ़वाहों की बुनियाद पर तो बिल्कुल मत लगाएँ। ये वही कोर्ट है जिसको आप कह रहे हैं कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जिसने इलेक्शन कमीशन को हुक्म देकर उसी वक़्त सदर पाकिस्तान के पास भेज कर ये कहा कि फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। तो फिर उनके ऊपर शैडोज़ या डाउट्स कास्ट करना, पूरे अमल के ऊपर डाउट्स कास्ट करना, फिर सियासी जमातें भी बीच में कूद गई। पीपल्स पार्टी के लोग रहनुमाओं ने बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि नवाज़ शरीफ जो है वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन में अगर इल्तवा हुआ तो हम सड़कों पर निकलेंगे, ये बात गलियों तक जाएगी, कूचों तक जाएगी, रुकेगी नहीं। बजाए इसके कि इस बात को रिफ्यूट करते, कहते कि जी किसने कहा है? आप आपको किसने कहा है? इसकी कोई बुनियाद बताएँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कान ही ना धरते। एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इसके ऊपर मुशावरत कर लें कि हमने इस तरह के मामलात को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उससे ज़्यादा सैनिटी आएगी इस मुल्क के अंदर, बजाए इसके कि आप इस तरह की बात देखते हैं और उसके अंदर कूद जाते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग जो है वो लाडली है, दूसरी तरफ नून लीग कह रही है जी कि हम तो इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते, हम चाहते हैं इलेक्शन वक़्त पर हो। उसी के अंदर मुल्क की बका है, तो मुल्क की बका बिल्कुल आने वाले इलेक्शन के अंदर है। बेहतरी उसी के अंदर है। उसको लेकर कोई भी अगर डाउट क्रिएट करता है, तो आप लोगों का काम है कि आप यकज़बान होकर उन डाउट्स को से इनकार करें, उन्हें डिनाई करें, बजाए इसके कि आप उसके अंदर छलांग मार दें और आप ये कहें जी कि नहीं, हम जो है वो सारे मामले को देख लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो से जुड़े बहुत सारे मामलात के ऊपर भी मैं एक वीलॉग करूँगी, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये शिकायत करती हुई नज़र आ रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो अब बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से अपनी प्रेज़ेंस शो करने वाली आने वाले दिनों में, कुछ उस पर भी बात करूँगी आपसे। जरदारी साहब का इंटरव्यू, उसके अंदर बिलावल साहब के बारे में ये कहना कि वो भी अंडर ट्रेनिंग है, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। अगले वीलॉग में उस पर भी आपसे बात करूँगी। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।